पूरे देश में तबाही मची हुई है। जब से यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक करना शुरू किया, उस दिन के बाद हर दिन एक नई बेचैनी बनती जा रही है। कभी कहते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं गैस सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि इंडिया पे अटैक ना हो जाए, इंडिया कहीं अटैक ना करते। और ऐसे करते करते बहुत प्रॉब्लम्स हर दिन बताई जा रही है, कहा जा रहा है ये वर्ल्ड वॉर 3 है। और इस बीच में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में डेली अपना पैसा एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करता है, वो अभी घबराया हुआ है कि भला मेरे इन्वेस्टमेंट को होगा क्या। और हो सकता है आप भी उन इन्वेस्टर में से एक हो। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी म्यूचुअल फंड की डिस्कस करेंगे, वो कैटेगरी आने वाले टाइम में आपके पैसे को प्रोटेक्ट भी कर सकती है और थोड़े पोटेंशियल रिटर्न्स के चांसेस भी दे सकती है। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो फिर बता दूं कौन सी होने वाली है वो कैटेगरी, इतनी भी क्या बेचैनी है। वैसे हम आज बात करेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, जो कि एक ऐसी कैटेगरी हो सकती है जो इस समय में आप लोग को हेल्प करे। चाहे आप एक यंग इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप अगले 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, ये पर्टिकुलर कैटेगरी आप लोग के लिए अच्छी हो सकती है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि अब हम पूरा इस फंड के बारे में समझेंगे, इसकी केस स्टडी देखेंगे और आगे चल के और डिटेल्स भी इस पे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी करंटली हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जब दो से ज्यादा कंट्रीज वॉर पे जाती है, तो एक बेसिक चीज क्या होती है कि उनका सारा जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स, सब उस वॉर पे लगते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, बाकी सेक्टर्स उस जगह पे अफेक्ट होते हैं। क्योंकि दो कंट्रीज ज्योग्राफिकली लड़ रही है, तो क्या होता है कि उन कंट्रीज में जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। उस चक्कर में जो बाकी कंट्रीज है वो भी अफेक्टेड होती है। तो जैसे अभी करंट केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एलपीजी के या जो पेट्रोल के इम्पोर्ट्स होने होते हैं वो आ भी नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे चल के इम्पोर्ट्स की जो टोटल जो वैल्यू हम पे करते हैं वो बढ़ती जाएगी। साथ में डॉलर का रेट इतना बढ़ गया, तो उस चक्कर से क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी यहाँ से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते करते होता क्या है, जब भी ये प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। यानी कि स्टॉक मार्केट जो होता है कंट्री का एक आईना होता है कि अभी इसमें प्रॉब्लम चल क्या रही है। और ऐसे जब स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, तो हमारे जैसे जो एक एवरेज इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा था, वो घबरा जाते हैं। पर आपको भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे चल के हम इस चीज में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड वाला होता क्या है। हो सकता है आप में से कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, पर जो नहीं करते उनको मैं बताता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी होती है जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। अब आप बोलेंगे ऐसे तो कई फंड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट बैलेंस एडवांटेज फंड का पता दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब डायनेमिक वर्ड का अगर हम मतलब समझे, ये वो चीज होती है जो इवॉल्व हो रही है, जो आगे चल के चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। जैसे एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो सेम रहेगा। डायनेमिक होता है जो चेंज होता रहता है, अपग्रेड होना, इवॉल्व होना। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है कि इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट तो होना है, पर कितना परसेंटेज होना है इक्विटी में, कितना होना है डेट में, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर, उसकी अपनी मर्जी है। और एक फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के, अपना एक्सपर्टीज लगा के ये डिसाइड करता है कि अभी के मार्केट सिनेरियो और आने वाले 3-4 साल के हिसाब से मुझे इक्विटी में कितना एलोकेशन रखना है, डेट में कितना एलोकेशन रखना है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर मैं एक बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड मैनेजर हूँ और मुझे आपने समझो 10 करोड़ रुपए दिए, तो अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा रख सकता हूँ कि 60% में इक्विटी में डाल दूंगा, 40% में डेट में डाल दूंगा। या फिर अगर मुझे कल को, जैसे अभी वॉर वाला टाइम आ रहा है, मुझे पता है कि यार इक्विटी मार्केट गिर सकता है और मुझे अपने इन्वेस्टर का पैसा बचाना, तो मैं क्या करूंगा कि अपने डेट का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दूंगा, इक्विटी का परसेंटेज कम कर दूंगा। यूजुअली जो देखा गया है, बैलेंस एडवांटेज फंड में हमेशा 65% इक्विटी रहती ही रहती है। क्यों रहती है वो मैं आपको लास्ट में एक पार्ट में बताऊंगा कि क्या उसका मेन रीजन होता है। और जो समझदार है वो ऑलरेडी जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज में ये चीजें यूज होती है। सिर्फ वॉर नहीं होता, वैल्यूएशंस भी डिपेंड करती है, क्या सिनेरियो चल रहा है, उस फंड हाउस की क्या थिंकिंग है, उसके बेसिस पे बैलेंस एडवांटेज फंड वर्क करता है। तो आई होप आपको ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड के क्या क्या फायदे हमें होते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो सबसे पहला फायदा जो बैलेंस एडवांटेज फंड का बनता है करना, वो है कि आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करना। और रिस्क कौन सा? डाउन साइड रिस्क। अब आप पूछेंगे डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या होता है। देखो, जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो चलो सारी स्कीम्स ऊपर जा रही है। मार्केट 10% ऊपर जा रहा है तो आप चाहोगे कि आपकी स्कीम 20% ऊपर जाए। बट अगर मार्केट 20% नीचे जा रहा है, तो आप चाहोगे कि या तो 20 या 20 से कम ही नीचे जाए। अगर ऐसा हो तो कितना बढ़िया है, क्योंकि देखो अगर मार्केट 20% नेगेटिव फॉल हो गया और आपका फंड 30% फॉल हो गया, तो वो तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अभी उसको रिकवरी भी करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंड 100 रुपीज का कोई आपका फंड आपने लगाया हुआ, 100 से 50% फॉल हो गया, तो यानी कि 50 पे आ गया।
अब वो 50 से उसको 100% बढ़ना पड़ेगा आपके वापस 100 ओरिजिनल पे आने के लिए। तो हमेशा अपने को डाउन साइड प्रोटेक्शन भी ना अपने पोर्टफोलियो में करना पड़ता है, हम ये चीज कभी सोचते ही नहीं है। पर आप चिंता मत करिए, आप मेरे पास आया तो आपको मैं बताऊंगा। तो बैलेंस एडवांटेज फंड सबसे पहला एडवांटेज आपको ये देता है कि आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है। अब मैं एक केस स्टडी से आपको इस चीज को समझाऊंगा। तो हमारी जो केस स्टडी है उसके लिए मैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का यूज करूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा फंड है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। बट वो एक काफी पॉपुलर एक बड़ा फंड है, आप में से कई लोग इन्वेस्ट करते होंगे। और साथ में मैं कंपेयर करूंगा उसे HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2020 में जब कोविड आया था। तो कोविड के टाइम पे निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 38% गिरे थे। ठीक है, 38% गिरा मतलब अगर आपके स्क्रीन पे मैंने टेबल लगाया तो आप देखेंगे निफ्टी 12,000 पॉइंट से 7600 पॉइंट पे गिर गया था। सेंसेक्स 42,000 पॉइंट से 25,000 पॉइंट पे गिरा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कितना गिरा था। अगर ये दोनों 38%, इंडेक्स 38% गिरा है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का NAV 43% से गिर गया था। ठीक है, इंडेक्स 38 पे, फ्लेक्सी कैप 43 पे। पर आपको पता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो आपका था HDFC का, वो सिर्फ 35% गिरा था, यानी कि इंडेक्स से कम गिरा था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इंडेक्स 38% पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका है फ्लेक्सी कैप 43% पे, पर आपका बैलेंस एडवांटेज है यहाँ पे 35% पे। तो ये हुआ एक फर्क यहाँ पे कि यानी कि आपका जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट हुआ, यानी कि आप एज एन इन्वेस्टर आपका फॉल जो है मार्केट से यानी कि जो इंडेक्स से भी कम था। तो दूसरा एक और केस देखते हैं यहाँ पे। जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था, ठीक है, तो जून 22 के आसपास जो मार्केट था और साथ में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड था, ये 17-18% का इन पे फॉल आया था। ये भी चीज मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। 17-18% का फॉल आया था, बट HDFC बैलेंस एडवांटेज पे 11% का फॉल आया था। ठीक है, तो ये देखिए अगेन यहाँ पे ये मार्केट से कम गिरा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन जो होता है ये सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आप एक हाइब्रिड फंड में और उसमें भी बैलेंस एडवांटेज में लगाते हो तो आपको ये एडवांटेज मिलता है। हाँ, कुल मिला के ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए समझो 2019 के जनवरी में इन्वेस्ट किए होते फ्लेक्सी कैप में और बैलेंस एडवांटेज में, तो फ्लेक्सी कैप में आपका पैसा ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए बन जाता और बैलेंस एडवांटेज में आपका 2.8 लाख ही बनता। तो ये पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज का ये नहीं कि अपसाइड इसका ज्यादा होगा। देखो ये तो बहुत ऑब्वियस एक कॉमन सेंस की बात है कि एक फंड में 100% इक्विटी और एक फंड में 65% इक्विटी है, तो जब मार्केट बढ़ेगी तो 100% इक्विटी वाले फंड के बढ़ने के चांसेस उससे ज्यादा होंगे, ज्यादा रिटर्न वो देगा। तो अल्टीमेटली हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो प्योर इक्विटी फंड ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। बट अगेन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा पॉइंट अपसाइड नहीं डाउन साइड प्रोटेक्शन, यानी कि जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम हम कितना गिर रहे हैं हमें उस पॉइंट पे बात करना है। तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए ऐसा एक पर्टिकुलर जो स्कीम होती है, कैटेगरी होती है, अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप 5 साल से ऊपर हो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्योर इक्विटी फंड्स की ही जरूरत पड़ेगी, वो किसी और वीडियो पे बात करेंगे। बट अभी क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ये बेनिफिट मैंने आपको एक बता दिया है। तो इसके अगले फायदे पे हम बात करेंगे। अगला फायदा इसका ये होता है कि भाई टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। कैसे, अब हम समझते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जब हम FD करते हैं तो चाहे हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें अपने स्लैब रेट पे ही टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं 30% टैक्स लेता हूँ तो मेरे को 30% देना है। डेट म्यूचुअल फंड में भी 2023 से पहले चलो अच्छा रहता था कि कुछ आपको अलग अलग इंडेक्सेशन और ऐसा बेनिफिट मिलता था, वो भी हट गया है। बट बैलेंस एडवांटेज फंड में फायदा ये होता है कि आपका पैसा सेफ तो है, जैसा मैंने आपको केस स्टडी बताई कि डाउन साइड इसका प्रोटेक्टेड होता है। पर इसमें ये देखो कि अगर आप 1 साल से पैसा ज्यादा होल्ड करते हो और आप जिस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे 65% इक्विटी से ज्यादा है, तो आपको क्या टैक्सेशन मिलेगी। अगर आपने 1 साल से ज्यादा पैसा होल्ड किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 12.5 होता है, और जिसमें 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद जो गेन्स होते हैं उसमें 12.5% लगता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर 1 साल के पहले पैसा आप विड्रॉ करते हो तो आपको मान के चलो 20% आपका टैक्स गेन्स पे लगता है। पर इसमें भी एक चीज बताता हूँ, आप में से कई लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे आपने एग्जिट लोड के बारे में सुना होगा। जिनको एग्जिट लोड नहीं पता मैं बता देता हूँ कि हर फंड में मोस्टली क्या होता है, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हो, रिडीम करते हो, तो म्यूचुअल फंड हाउस आपको एग्जिट लोड लगाता है जो कि जनरली 1% होता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि 1 साल से पहले पैसा रिडीम करे, और ऊपर से फंड हाउस पे भी ऐसे प्रेशर ज्यादा ना आए कि भाई सब लोग ही 1 साल में पैसा निकालने लग जाए। तो उस चीज के लिए वो एग्जिट लोड लगाते हैं। बट बैलेंस एडवांटेज फंड में कई स्कीम्स ऐसी है जो कहती है कि अप टू सर्टेन यूनिट
कि समझो मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, तो वो बोलेंगे कि 1000 यूनिट में से आप 10% यानी कि 100 यूनिट्स आप रिडीम कर सकते हो विद इन 1 ईयर, जिसपे आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ऐसी भी कुछ स्कीम्स होती है जो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट्स पे उनकी स्कीम डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। अब हम बैलेंस एडवांटेज फंड का एक फाइनल चीज डिस्कस करेंगे जो और आपको एक एडवांटेज दे सकती है। तो जो उसको जनरली क्या होता है ना कि हमने हमेशा एक पॉइंट सुना है, जब भी हम इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम सब वॉरेन बफे को सुनते हैं, वो कहते हैं कि बाय लो सेल हाई, यानी कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। नो डाउट हम में से कई लोग उल्टा ही करते हैं, पर अगर हम ये लॉजिक देखें तो जैसे अभी मार्केट गिरता जा रहा है, तो एक समझदार इन्वेस्टर तो ये करेगा कि वो कोशिश करेगा कि ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि अभी मार्केट गिरता जा रहा है, क्योंकि सस्ते में यूनिट्स मिलेंगे और आगे चल के उसको गेन्स अच्छे मिलेंगे। तो होता क्या है, ज्यादातर एक एवरेज इन्वेस्टर के पास इस टाइम पे ज्यादा कैश, सरप्लस कैश नहीं अवेलेबल होता जो मार्केट में डिप्लॉय कर सके। पर अगर आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका फायदा क्या होगा कि क्योंकि आपको पता है कि देखो आपका फंड मैनेजर अभी क्या कर रहा होगा कि जैसे उसको पता है कि मार्केट गिरता जा रहा है तो वो डेट पोर्शन को ज्यादा रखेगा। समझो उसने 50% डेट रखा हुआ है, 50% इक्विटी पोजीशन ली हुई है। समझो मार्केट जैसे ही बिल्कुल बॉटम पे आता है, ठीक है, और फंड मैनेजर को समझ में आता है कि अब रिकवरी आने वाली है, उस केस में वो क्या करेगा, आपको जो 50% डेट होगा उसका और पोर्शन यूज करेगा इक्विटी को सस्ते में बाय करने में। आप समझे मेरी बात को, कि जैसे उसको पता है कि अभी मार्केट यहाँ पे, आपका फंड मैनेजर 50-50 इक्विटी और डेट लेके बैठा हुआ है, मार्केट यू जा रहा है और यहाँ पहुंच गया है। फंड मैनेजर को होता है कि इससे और थोड़ा ऊपर नीचे ही नीचे होगा, मतलब ज्यादा नीचे और नहीं जाने वाला, इतना रहने वाला है। फंड मैनेजर यहाँ वाली पोजीशन पे क्या करेगा कि जो 50% डेट मैंने यहाँ बताया ना, उसमें से समझो 30% उसने निकाल के इक्विटी में लगा दिया। अब जब यहां से मार्केट में रैली आएगी, तब आपके इन्वेस्टमेंट धमाल मचा सकते हैं। ठीक है, हाँ अगेन मैं कोई ऐसे रिटर्न की कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, जैसे वो कहते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट, तो बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं, आगे क्या होगा कोई फंड मैनेजर भी सिनेरियो तो गारंटी नहीं बता सकता, बट क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें नॉलेज होता है, तो हम ये चीज मान के चलते कि उनको पता है किस टाइम पे कितना एलोकेशन करना। पर क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड का एडवांटेजेस आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इस एडवांटेज के बारे में बताया। तो आप में से जिन लोग के पास भी हो, आपको पता है कि आप जॉब करते हो, आपके पास लिमिटेड अमाउंट है और आप चाहते हो कि गिरे हुए मार्केट का आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने बेनिफिट उठाया था कि भाई, अगर कई बार लोग मुझे कहते हैं यार कोविड में सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया होता आज क्या मजे हो जाते। ये टाइम है और आपको कुछ खुद का दिमाग में लगाना चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करिए। तो हो सकता है अब तक आपको ये तो समझ में आ गया कि चलो बैलेंस एडवांटेज फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम स्कीम सिलेक्शन की बात करें, देखो मेरा आपको पहले तो ये कहना होगा कि अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आता स्कीम सिलेक्शन करना, आपको नहीं आता किस म्यूचुअल फंड में कितना कहाँ पैसे लगाए, तो बेस्ट चीज तो मेरे हिसाब से ये होती है कि आप एक एडवाइजर के पास जाइए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको कोई ऑनलाइन ही किसी एडवाइजर के जाना, आपके अपने सिटी में आपके नोन में कोई अच्छा एडवाइजर है उसके पास जाइए। ठीक है, अगर आपको जानना है कि एडवाइजर कैसे चुनना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर एक एडवाइजर के पास जाइए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, अब आपको क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, तो मेरी एडवाइस आपको यहाँ पे ये होगी कि जो आप इंडिया के टॉप 4-5 लार्जेस्ट एएमसीज है, जो 5 एएमसीज बहुत पुरानी है, साइज में बड़ी है, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अभी आप ज्यादा सेफ खेलिए, आप अपना दिमाग में लगाइए, इन 4-5 एएमसी से किसी अच्छी एएमसी का आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए। ठीक है, वो बेटर रहेगा। बट अगेन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि एक एडवाइजर के पास जाइए। तो अब हम बात करेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी किन लोग के लिए अभी अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो बिगिनिंग, जिनकी इन्वेस्टमेंट में शुरू हो रही है, जनरली क्या होता है यंग इन्वेस्टर को कहा जाता है आप तो प्योर इक्विटी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि यंग इन्वेस्टर को भी ना अपने आप को समझना होता है, क्योंकि यंग इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि आगे चल के वो मार्केट में उसका मार्केट के बेसिस पे वो कैसा बिहेव करेगा। जैसे मैंने देखा 99% इन्वेस्टर जो होते हैं वो पहले तो ये दिखाते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो भाई आप तो हमारा हाई रिस्क प्रोडक्ट में लगा दो, हमें कोई चिंता नहीं, और 1% का ड्रॉप नहीं आ जाता वो पहले घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूं तो मुझे पता है। तो जो बिगनर है, ठीक है, मैं कहूंगा पूरा नहीं, बट आप जैसे अगर आप समझो 10,000 की एसआईपी सोच रहे हो, 5,000 की एसआईपी आप बैलेंस एडवांटेज में अभी रखो, ये सही समय है। ठीक है, दूसरा मैं कहूंगा जिनका अभी टाइम होराइजन 4 से 5 साल का है, देखो जिनका 4 साल से कम है उनको तो मैं बैलेंस एडवांटेज में आने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव रिटर्न होंगे ही नहीं। आपको जैसा मैंने केस स्टडी दिखाया, मार्केट गिरता है, बैलेंस एडवांटेज कम गिरता है, बट गिरता तो है। तो देखो अगर आपको आपको पता है कि 3 साल से कम आपका टाइम होराइजन है, 4 साल से कम है, और आपको पता है श्योर शॉर्ट ये पैसा चाहिए,
तो करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं तो आपको नहीं कहूंगा आप अभी बैलेंस एडवांटेज में लगाइए। आपके कोई अलग कैटेगरी होगी या अलग कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। बट बैलेंस एडवांटेज फंड उनके लिए ठीक है जो 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो अभी पैनिक कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में आए तो डेफिनेटली मैंने शुरुआत तो पैनिक की बात से की थी, तो आप, मैं जानता हूं आप इसलिए यहाँ पे बैठे हो। अगर आपको पैनिक हो रहा है तो अपनी मेजोरिटी एलोकेशन अभी आप इस पे करिए। और चौथा, कई लोग चाहते हैं कि वो अपने एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं, पर क्योंकि हमारे पास टाइम और दिमाग वैसा नहीं होता और हम एडवाइजर के पास नहीं जा सकते, या हमारे पास कोई प्रोफेशनल नहीं है हमें गाइड करने के लिए, तो उनके लिए भी ये फंड अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। इनफैक्ट कोई बंदा अपनी 100% इन्वेस्टमेंट भी इसमें रख रहा है तो कोई बुरी चीज नहीं है। हो सकता है कोई बंदा अपनी 50s में है, रिटायरमेंट के पास है, वो अगर अपनी 100% इन्वेस्टमेंट इसमें रखे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर दिमाग लगा लेगा कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे करना है। पर फिर भी जो मेरी फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि आप एक एडवाइजर के साथ ही काम करिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसमें ये है कि ये कोई अमीर बनने वाली या फिर बहुत खतरनाक ऐसी स्कीम मत समझना कि भाई इसमें अनशन रिटर्न बन जाएंगे। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि पास्ट रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आगे भी ये रिटर्न्स बनेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, डू रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कनेक्ट करिए या एडवाइजर से बात करिए, बट खुद बड़ी गलती मत करिए। अभी पैनिक मत करिए, न्यूज को अवॉइड करिए। और इसके अलावा और कौन सी कैटेगरीज के ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे बताओ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं रेगुलरली रील्स पोस्ट करता रहता हूँ। मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके बताओ और हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो।